स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पर्टिकुलर केसेस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पर्टिकुलर केसेस से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में स्टूडेंट्स हमारे पास टू बॉडीज होती हैं जैसा कि हमने आपको कहा। सो टू बॉडीज जो है स्टूडेंट्स ये कोलाइड करती हैं इलास्टिकली जो है इसमें कॉलिजन होती है और फिर कॉलिजन के बाद स्टूडेंट्स इनका मोमेंटम जो है चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ये बराबर हो जाता है मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर। और मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जैसे कि हमारे पास बराबर होता है m1u1 प्लस m2u2 और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। u1 और u2 जो है वो टकराने से पहले दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लेट सपोज बॉल ले लें, दो बॉल्स स्टूडेंट्स आपस में जो है वो कोलाइड करती हैं। अगर सेम मासेस की हैं तो दोनों के टकराने से पहले दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी और जो दोनों का जो मोमेंटम होगा इसका सम जो है वो बराबर होता है दोनों के टकराने के बाद जो है जो दोनों का मोमेंटम होगा उनके सम के बराबर। अब स्टूडेंट्स, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के हमारे पास चार पर्टिकुलर केसेस हैं। सबसे पहला केसेस स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है कि जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो बॉडीज होती हैं, बॉडी ए बॉडी बी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम बॉल ले लेते हैं, दो बॉल्स हैं हमारे पास और ये आपस में कोलाइड करेंगी और दोनों का मास है स्टूडेंट्स वो सेम है। सो मासेस दोनों के स्टूडेंट्स सेम है। अब ये दोनों स्टूडेंट्स बॉल जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में जो है ये मूव कर रही होंगी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्टूडेंट ये मूव करेंगी। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो है ये दोनों बॉल्स जो है ये मूव कर रही होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो जब ये दोनों आपस में ये मूव करेंगी पहले तो, और फिर एक इवेंट ऐसा आएगा कि इनमें कॉलिजन होगी, इलास्टिक कॉलिजन होगी। अब इलास्टिक कॉलिजन का स्टूडेंट्स हमने आपको बता दी कि उसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, लॉस्ट नहीं होते। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि दोनों के मासेस चूंकि सेम है, जब इनमें कॉलिजन होगी स्टूडेंट्स, कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि बॉडी ए की जो वेलोसिटी होगी वो बॉडी बी ले लेगी, बॉडी बी की जो वेलोसिटी होगी बॉडी ए ले लेगी, क्योंकि मासेस दोनों के सेम हैं और एक ही वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही हैं। तो टकराने के बाद सिर्फ इंटरचेंज होंगी तो वो वेलोसिटी होंगी। वेलोसिटी स्टूडेंट्स इंटरचेंज होने के बाद v डैश जो टकराने के बाद की वेलोसिटी है ये v2 हो जाएगी जो टकराने से पहले बॉडी ए की वेलोसिटी थी। अब इसी तरह से जो बॉडी बी की वेलोसिटी है टकराने के बाद वो ए जो बॉडी ए की वेलोसिटी जो होगी टकराने से पहले वो बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास सेम यही केस है, दो बॉडीज होंगी सेम मासेस की। उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास एक बॉडी रेस्ट पे होगी और एक जो है वो मूव करेगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉडी ए जो है वो रेस्ट, बॉडी बी स्टूडेंट्स रेस्ट पर होगी और बॉडी ए जो है वो मूव कर रही होगी। स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स बॉडी ए बॉडी बी एट रेस्ट और बॉडी ए जो है वो मूव करेगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब बॉडी बी जो है वो रेस्ट के ऊपर होगी, यानी कि v2 जो हमारे पास वेलोसिटी है ये 0 होगी टकराने से पहले, और टकराने से पहले जो है बॉडी ए की वेलोसिटी v1 होगी। अब टकराने के बाद स्टूडेंट हम देखते हैं क्या होता है। एक बॉडी लेट सपोज एक बॉल है दूसरी बॉल के ऊपर इस तरह से ऐसे कोलाइड कर रही है, पहली बॉल रुकी हुई है दूसरी बॉल ऐसे हिट कर रही है। आप इमेजिन करें क्या हो सकता है। सो अगर जो है वो आप इमेजिन करेंगे ये जो है वो दिमाग में आएगा कि एक बॉडी जो रुकी हुई है वो जब पहली बॉडी जब उसके ऊपर टकराएगी जाके तो वो जो है वो फिर जो बॉडी बी जो रुकी हुई है वो चलने लग जाएगी और जो बॉडी ए है वो रुक जाएगी अपनी उस जगह के ऊपर जहाँ पे कॉलिजन हुई थी।
सो न्यू जो हमें वेलोसिटीज मिलेंगी टकराने के बाद की वेलोसिटी v1 बॉडी ए के लिए ये 0 हो जाएगी क्योंकि ये पहले चल रही थी, टकराने के बाद ये रुक गई उस जगह पे, इसने अपनी वेलोसिटी बॉडी बी को दे दी। तो बॉडी बी जो वेलोसिटी जो थी बॉडी बी चूंकि रेस्ट पे थी तो बॉडी ए ने उसको अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, या फिर आप ऐसे समझें कि एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी उसको, और खुद जो उसकी जो एनर्जी थी वो वहाँ पर उसको चूंकि ट्रांसफर कर दी, इसलिए अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची, वो वहीं पे रुक गई। सो वहाँ पर जो है स्टूडेंट v2 हमारे पास v1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि इसने इसकी वेलोसिटी ले ली। ये वो केस होगा कि जब बॉडी बी रुकी हुई है, बॉडी ए जो है मूव करके उस पे जो है वो कोलाइड करती है। अब केस नंबर 3 में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, दो ही बॉडीज होती हैं। अब दो बॉल ले लें, एक बॉल छोटी बॉल ले लें और एक जो है वो बड़ी बॉल ले लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब क्या होगा ऐसे केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जब लाइटर बॉडी कोलाइड करेगी हैवियर बॉडी के ऊपर, और यहाँ पर स्टूडेंट जो बॉडी बी जो है हैवियर बॉडी है ये रुकी हुई है, रेस्ट के ऊपर है। सो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही इस पे कोलाइड करेगी, सो कॉलिजन के बाद ये जो बॉडी है ये स्टूडेंट्स यहीं पर रुक जाएगी, रुकी रहेगी, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। बॉडी ए जो इसके ऊपर टकराई है वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि उसी वेलोसिटी से दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में 180 एंगल के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो बैकवर्ड मूव करने लग जाएगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो v1 की जो वेलोसिटी होगी माइनस v1 हो जाएगी, यानी कि अब क्योंकि उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई है इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, और v2 स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी बॉडी b की थी वो 0 ही थी पहले भी, बाद में भी 0 ही रही। स्टूडेंट्स 4 केस हमारे पास है, m1 इज मच ग्रेटर देन m2। यहाँ पे अब m1 यानी कि बॉडी a जो है वो हैवियर है और बॉडी b लाइटर है। सो अब क्या होगा स्टूडेंट, हैवियर बॉडी जो है स्टूडेंट लाइटर बॉडी के ऊपर जब टकराएगी, सो स्टूडेंट इससे लाइटर बॉडी जो है वो डबल स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल करने लगेगी, जबकि जो हैवियर बॉडी होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जिस वेलोसिटी से पहले ट्रैवल कर रही थी कॉलिजन के बाद भी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे रहेगा v1 के, यानी कि उसकी वेलोसिटी वो ही रही, और v2 जो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी थी ये डबल हो गई, ट्वाइस ऑफ v2, यानी कि डबल वेलोसिटी से जो है वो मूव करने लगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर केसेस कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मोशन एंड फोर्स का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम जो है बहुत सारे MCQs सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसको जो है वो आज हम इसको कम्प्लीटली आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने किनेमैटिक्स और डायनेमिक्स का जो पोर्शन है उसको कम्प्लीटली हमने उसको डिटेल में आपको बताया, और हमने स्टूडेंट्स उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मोशन, हॉरिजॉन्टली मोशन और वर्टिकली मोशन का उसमें कॉन्सेप्ट आपको दिया। तो अभी तक जो है अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से वो वीडियो आप लाजमी देख लें, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, यानी कि वर्टिकल मोशन भी और हॉरिजॉन्टल मोशन भी साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और स्टूडेंट्स अगर इन वीडियो लेक्चर से आप को की इंफॉर्मेशन में इजाफा होता हो, आप इससे कुछ सीखते हों, सो स्टूडेंट्स
इन वीडियो लेक्चर्स को काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमारे पास स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को हम एक साथ जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो है वो मोशन को पढ़ रहे होते हैं। इसमें हमने किनेमैटिक्स और डायनामिक्स के पोर्शन में आपको मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाया कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती है। इसी तरह से वर्टिकल मोशन भी आपको बताया, मोशन फ्री फॉल मोशन के बारे में और मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में भी आपको बताया। वो स्टूडेंट्स अब दोनों हम मोशन को यहाँ पे मिलाकर जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो इसमें प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन स्टूडेंट देखें हम तो, एन ऑब्जेक्ट मूव along a curved path under the influence of gravity is known as projectile motion। स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव करे कर्व पाथ में, सो वो जो मोशन होगी स्टूडेंट्स को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में वो प्रोजेक्टाइल जो लॉन्च हुआ है, जो जिसने कर्व पाथ बनाया है स्टूडेंट्स, वो एक एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वो एंगल जो है स्टूडेंट्स 0 से बड़ा होगा और 90 से स्टूडेंट्स छोटा होगा वो एंगल। सो ये स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हम पढ़ते हैं कि जिसमें हमारे पास जो एंगल बने, जिस मोशन में वो ग्रेटर देन हो 90 के और लेस देन हो स्टूडेंट लेस देन हो 0 के और ग्रेटर देन 90 के हो, तो ऐसी मोशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो कर्व होता है वो इस तरह से बनता है। ये कर्व जो है स्टूडेंट, इसको हम पैराबोला ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, उसमें हम इसको पढ़ते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह का जो कर्व है या ग्राफ है इस तरह का, वो हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ कहलाता है। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, उसको हम ट्रिजेक्ट्री कहते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्रिजेक्ट्री, और जो ट्रिजेक्ट्री होती है हमारे पास, वो ग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स पैराबोला होता है। तो इसको हम स्टूडेंट्स पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हैं, पैराबोलिक ग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं, और स्टूडेंट्स इसको हम ट्रिजेक्ट्री भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। इट इज 2 डायमेंशनल मोशन, इट कैन स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम 2 कंपोनेंट्स में जो है वो स्टडी करते हैं, इसको स्प्लिट करके, और दोनों जो है स्टूडेंट्स सेपरेटली इक्वेशन उसकी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 2 कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मोशन में जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, इस वेलोसिटी के स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट यहाँ पर बनते हैं। और स्टूडेंट्स, दोनों कंपोनेंट में स्टूडेंट्स हम दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली स्टडी करते हैं, उसकी अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, और प्रोजेक्टाइल का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। जिस तरह से स्टूडेंट्स, हमने आपको फ्री फॉल मोशन में बताया था कि फ्री फॉल मोशन में जो 2 मासेस अगर किसी सेम हाइट से जो है वो डिफरेंट मासेस जो है वो सेम हाइट से गिराए जाएं, सो स्टूडेंट्स वो ग्राउंड पर सेम टाइम पे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दोनों का एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, वो उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, इसका इफेक्ट प्रोजेक्टाइल पे स्टूडेंट्स नहीं पड़ता।
और स्टूडेंट दोनों को हम अलग अलग जो है वो उसकी इक्वेशन बनाते हैं और अलग अलग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाएगा तो किसी एंगल के साथ लॉन्च किया जाएगा और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी v नॉट, और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे v नॉट x और v नॉट y। ये वेक्टर जो है स्टूडेंट, जिस तरह हम वेक्टर में पढ़ते हैं, वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर भी स्टूडेंट जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ है और उसको हम अलग अलग इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद डिटेल में जो है वो इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं और इसके असम्पशंस क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने आपको बता दिया जैसे कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मोशन जो है ये इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, और दोनों की सेपरेट ही हम इक्वेशन बनाते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो बनता है। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है कि जिस तरह से एक कैनन जो है वो शेल फायर करेगा, सो स्टूडेंट वो भी किसी एंगल के से स्टूडेंट वो शेल फायर करेगा और उसका जो पाथ बनेगा स्टूडेंट्स उसको हम प्रोजेक्टाइल उसको हम स्टूडेंट्स पैराबोलिक पाथ कहते हैं, और उसका जो मोशन होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और स्टूडेंट जो मिसाइल फायर किए जाते हैं भी किसी एंगल से फायर किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स उसका पाथ भी हमारे पास जो है वो पैराबोलिक पाथ बनेगा और उसकी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स फुटबॉल जो है वो किक की जाती है। अगर कोई भी फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक करता है, हिट करता है अगर उसको, सो स्टूडेंट्स उसका पाथ भी हमारे पास पैराबोलिक पाथ बनता है। सो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर किसी हाइट से, किसी क्लिफ से स्टोन को जो है वो ड्रॉप करवाया जाएगा, सो स्टूडेंट्स उसका जो मोशन होगा उसको भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से, किसी क्लिफ से, सो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो मोशन होगा उसका वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, यानी कि वहाँ पर जो है वो वर्टिकली भी वो मूव करेगा और हॉरिजॉन्टली भी साइमल्टेनियसली। सो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन की हमें मिल जाती हैं डेली लाइफ में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए हम कुछ एजम्पशन स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारे पास ये एक आइडियल सिस्टम है, और आइडियल सिस्टम में हम जो है स्टूडेंट्स इसमें कुछ एजम्पशंस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट एजम्पशन, उसको कंसीडर करते हैं। आइडियली मोशन में हमें कुछ एजम्पशंस करने ज़रूरी होते हैं, जब जाके हमें कुछ जो इक्वेशन हैं, जो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं वो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो एजम्पशंस लिए जा रहे हैं वो क्या लिए जा रहे हैं, जो आइडियली सिस्टम में वो ये है स्टूडेंट्स के पहला हमारे पास एजम्पशन है वो है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली तौर पर डेली लाइफ में तो जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाएगा वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम परफेक्टली आइडियल सिस्टम पढ़ते हैं, स्टूडेंट जब आइडियल सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट होता है एयर रेजिस्टेंस का वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए, इफेक्ट एयर रेजिस्टेंस का नहीं होना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्टर्ब हो जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली मोशन है वो अनअफेक्टेड होगी, वो जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी एयर रेजिस्टेंस की वजह से। वो हमारे पास होल थ्रू द होल प्रोजेक्टाइल मोशन वो सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन।
स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास जो एजम्पशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हमारे पास सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लाउंज होगा सो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट्स, और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन, जब भी जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर ओवर अ होल प्रोजेक्टाइल मोशन हम वैल्यू ऑफ जी स्टूडेंट्स नेगेटिव भी लेते हैं क्योंकि हम कांस्टेंट उसको मानते हुए चलते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास अजम्पशन है कि मोशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अर्थ की मोशन अफेक्ट नहीं करना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि अर्थ भी जो है वो टू टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर रही है, स्पिन मोशन, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स स्पिन मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो उसका जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें उसको भी कांस्टेंट मानना है, वहाँ पर जो है वो इसको भी हमें एक जो है वो रेस्ट में मानना है। तो जब जाके जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कंप्लीट होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये असम्पशन कंप्लीट होते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कि किस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल इक्वेशन हमारे पास जो है वो सेपरेट बनती हैं, और फिर हम स्टूडेंट इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट वो भी हम स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं वेलोसिटी के, और उसकी इक्वेशन बनाते हैं दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें वेलोसिटी जो है उसका कंपोनेंट दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट बनेगा और वाई एक्सिस में कंपोनेंट बनेगा। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है उसको स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट में। सो स्टूडेंट्स उसको जो है हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम वी नॉट से प्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस कंपोनेंट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी का उसको वी नॉट एक्स से, और वाई एक्सिस जो होगा वो वी नॉट वाई से प्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन हॉरिजॉन्टली के लिए बनाएंगे हम। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन जो बनाएंगे वो हमारे पास इस तरह बनेगी, वैसे जीरो होगी। सो स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो हो जाएगा जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे टी, और आगे हम लिखते हैं वी एफ एक्स, ये हमारे पास बराबर होगा वी नॉट एक्स, और ये हमारे पास स्टूडेंट जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी एफ एक्स ये बराबर है वी नॉट कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास कॉस थीटा के बराबर होता है। सो लिहाजा इनिशियल जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वी नॉट एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सो वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हम बनाते हैं वर्टिकल मोशन के लिए। सो यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास बराबर हो जाएगी वी एफ वाई। फाइनल वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट्स हम वाई लगाएंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं। दो के स्टूडेंट्स हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट वो हमारे पास जीरो होती है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है वो
जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रिजल्टेंट कंपोनेंट है, उसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं इनिशियली। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स उसको हम वी वाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी एफ वाई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट वाई हो जाएगी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस जी होगा, और टी स्टूडेंट्स अपनी ही जगह पर रहेगा। और स्टूडेंट्स हम आगे इसकी इक्वेशन बनाएं। सो वी एफ वाई हमारे पास इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि वी नॉट एक्स हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास साइन थीटा होता है। सो वी नॉट वाई हमारे पास हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा के। अब स्टूडेंट ये माइनस जी हो जाएगा, और टी जैसे कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको बताया कि ओवर अ होल प्रोजेक्टाइल मोशन वैल्यू ऑफ जी हम नेगेटिव ही लेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, और इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 कर दें। सो ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग इक्वेशन जो है वो बन गई है फॉर प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर अब हम जो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी उसका रिजल्टेंट जो है हम बनाते हैं, और ये हम दोनों कंपोनेंट के ज़रिए ही बनाएंगे। जैसे कि हम एक वेक्टर को जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और उसका रिजल्टेंट बनाते हैं फार्मूला, तो हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए जो है वो रिजल्टेंट का फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वैसे ही हम जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका रिजल्टेंट का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और ये बराबर होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई है। फाइनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास, या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं इस वेलोसिटी का, और होगा tan थीटा इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगल के लिए फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वी यूज दिस फार्मूला। सो स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द characteristics of projectile motion। मैक्सिमम हाइट को भी कैलकुलेट करते हैं, जिसके ज़रिए जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम हाइट जो है वो कवर करता है। सो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट सपोज वही हमारे पास जो है यहाँ पे ग्राफ होगा। सो यहाँ पे लेट सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सो स्टूडेंट लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका जो है वो वाई को एक्स कंपोनेंट है वी नॉट एक्स, और ये वाई कंपोनेंट है वी नॉट वाई। तो ये इसके दो कंपोनेंट होगा। ये हमारे पास जो वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है ओवर द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब भी जो है वो प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास वी नॉट एक्स होगा। फाइनल जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका 0 होगा, क्योंकि इसकी हाइट मालूम करनी है। सो हमने डिस्टेंस हमारे पास होगा, यहाँ पे डिस्टेंस को हम h लेंगे हाइट के बराबर, और एक्सेलरेशन जो होगा स्टूडेंट वो हमारे पास माइनस
जी होगा। सो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज़ हैं, इसी तरह से हमारे पास डिस्टेंस भी आ रहा है और एक्सेलरेशन भी आ रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप गैस करें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम जो है वो नहीं है, जबकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी है। जबकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस भी है और डिस्टेंस को जो है हम हाइट के बराबर लेते हैं और एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं। सो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास वर्टिकल स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस भी है और एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम नहीं है। टाइम हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारे पास बराबर होगी 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हमारे पास अपनी जगह पे ही रहेगा और g जो है स्टूडेंट्स ये माइनस में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा और g जो है ये माइनस में हो जाएगा और जो हमारे पास हाइट है उसको हम चाहें तो कैपिटल H से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। माइनस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स और माइनस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का। सो v नॉट y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। सो 2 माइनस 2gh इक्वल टू हमारे पास ये 0 हो गया, तो माइनस यहाँ पर v नॉट y स्क्वायर है जो कि बराबर होता है v नॉट साइन v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्योंकि हाइट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे पास v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2g हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइट निकल गई है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमारे पास ये कैलकुलेट हो गई है। इसको हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कैलकुलेट हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल होगा वो मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल, वो स्टूडेंट्स टाइम जो है हम कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास उसका हम y कंपोनेंट लेंगे और वो हमारे पास बराबर होगा v नॉट साइन थीटा के, जबकि x कंपोनेंट हमारे पास अनअल्टर्ड होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे जो है वो हम x कंपोनेंट नहीं लेंगे। और स्टूडेंट फाइनल जो वर्टिकल जो है वो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये 0 होगा किसी भी पीक पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर। सो यहाँ पर 0 लेंगे और एक्सेलरेशन माइनस g होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट करना है। सो वहाँ पर हमारे पास कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप दोबारा बताएं कि हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो गैस करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें तमाम पैरामीटर्स मिल जाते हैं। सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। तो स्टूडेंट्स Vf फाइनल वेलोसिटी हमारे पास का कंपोनेंट 0 हो जाता है, ये हमारे पास बराबर होगा V नॉट साइन थीटा के और ये
माइनस जी और ये टी हमारे पास कैपिटल टी हो जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा माइनस जी और टी। अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बराबर होगा जी टी और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा और टी हमारे पास बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमने वेलोसिटी का हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकालना होता है टोटल। स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है वो एट मैक्सिमम हाइट तक निकाला है, यानी कि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है हमने, जो कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक बढ़ता है। अब अगर स्टूडेंट हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि मैक्सिमम पीक से ग्राउंड तक हम कैलकुलेट करना चाहें दोबारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सो जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है इसको हम एक और मर्तबा जो है वो इक्वेशन लगाकर दोनों को ऐड कर लेंगे और जो हमारे पास टोटल इक्वेशन बनेगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट की होगी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, सिर्फ इसमें 2 आ जाएगा क्योंकि जब हम दो इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसमें प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को जो है वो रीच करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको जो है वो उसको ड्राइव करते हैं। बराबर होगा वी नॉट वाई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे लिहाजा यहाँ पर वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो यूज़ नहीं होगा। सो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो हम स्टूडेंट यहाँ पे r से उसको रिप्रेजेंट कराएंगे। एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस जी होगा और टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल टी होगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अब हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे ये आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है और टाइम करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बराबर है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम, सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है वो डिस्टेंस की जगह आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास रेंज आ जाएगी। और इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये माइनस जी है और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर भी आप टी को अगर टी स्क्वायर कर लें क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर वी नॉट कॉस थीटा और टी, अब यहाँ पर 0 से स्टूडेंट्स टी टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 से जो चीज़ डिवाइड होती है वो भी 0 हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स पूरा कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये बराबर हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह स्टूडेंट्स हम इक्वेशन लगाएंगे जो हमने हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेट की थी, विच इज़ वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और ये 0 हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आगे इक्वेशन बनाते हैं, वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 जो है स्टूडेंट्स हम कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ लिखेंगे और यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसके बाद बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा
cos थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के बराबर हो जाती है। सो स्टूडेंट ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। ये फॉर्मूला हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप चाहें तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट जिससे हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाती है प्रोजेक्टाइल की। सो वो कंडीशन स्टूडेंट्स डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। स्टूडेंट्स एंगल जो स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि एंगल से ही स्टूडेंट्स रेंज जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो 45 डिग्री पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज मिलती है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें दो एंगल पे हमें सेम रेंज मिल जाती है। जब भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन की सेम वेलोसिटी होती है और दो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डिफरेंट एंगल हों लेकिन वेलोसिटी उनकी सेम हो, सो ऐसे दो एंगल पे भी हमें सेम रेंज मिल जाती है। वो कौन कौन से दो एंगल होते हैं वो आपको बताते हैं। पहले मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आपको बता देते हैं। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट्स हमें मिलती है 45 डिग्री पे एट द एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट 245 डिवाइडेड बाय जी। सो 245 पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज होगी मैक्सिमम ये बराबर हो जाएगी वी नॉट साइन 90, और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हो जाए। वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, क्योंकि जब भी आपके पास साइन थीटा की जगह 1 आ जाएगा सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर साइन थीटा की जगह 1 से कम होगी, यानी कि साइन थीटा हमारे पास अगर 1 से कम आएगा सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें कम मिलेगी। और साइन थीटा अगर 1 आ जाएगा हमारे पास सो स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की मिलेगी। तो साइन थीटा यहाँ पे 1 आ गया है क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है। ये जब होगा कि जब एंगल जो है स्टूडेंट जो लॉन्च हुआ है वो 45 डिग्री का हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज हमें वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम वो दो एंगल की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है वो रेंज, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें रेंज जो है वो सेम मिलती है दो एंगल पे। सो स्टूडेंट्स जब भी दो प्रोजेक्टाइल की सेम वेलोसिटी होगी और एक का एंगल 75 होगा एक का 15 होगा, सो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी हमारे पास सेम रेंज मिलेगी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज जब भी हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूले में जब भी हम स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में जब भी हम एंगल की जगह 75 पुट करेंगे सो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट स्टूडेंट 15 जब हम एंगल की जगह रखेंगे जब आएगा। यहाँ पर शर्त ये है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हमारे पास 60 और 30 का एंगल होगा सो इस एंगल पर भी हमें वेलोसिटी जो है वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो हमें रेंज जो है वो सेम मिलती है। सो ये स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये कंप्लीट होता है। आज का स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप करें। और
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।